बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। सो आज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18। तो इसका नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें हमने कवर करनी है उसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आफ्टर दैट हम डेफिनेशन देखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की, और एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज। ये 3 चीज़ें हमने कवर करनी है लेक्चर नंबर 1 में। तो आइए स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे एक स्केच हमने ड्रॉ किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सर ऑल यू नो दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक। और इसी तरह ये जो आपका ग्रुप नंबर 13 to 18 होता है, इसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में मेटल्स होती हैं, आपको पता है, और पी ब्लॉक में है जो मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स मौजूद होती हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में ये जो डी ब्लॉक है, ठीक है, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, तो ये दोनों दरमियान में मौजूद है एस और पी के। तो ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ये जो मेटल्स है ना, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, 2 तरह की हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो अभी 2 तरह की ट्रांजिशन मेटल्स क्यों है स्टूडेंट? तो डी ब्लॉक को हम इसलिए डी ब्लॉक कहते हैं कि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, डी ब्लॉक में जो मेटल्स हैं इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबशेल या डी ऑर्बिटल। इसी तरह एफ ब्लॉक वाले ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक वाले हैं, इनको हम कहते हैं इसलिए ये एफ ब्लॉक है ट्रांजिशन मेटल्स का, क्योंकि इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबशेल या एफ ऑर्बिटल। उसके बाद एफ ब्लॉक को हम ना इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ये आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम पढ़ के आए हैं। इधर डी ब्लॉक की जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक वालों को आप आउटर ट्रांजिशन मेटल्स कहते होते हैं। तो सब ये आपको अगर कहेंगे व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, तो आप क्या कहेंगे कि भाई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो मेटल्स हैं इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो 2 तरह की ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दोनों डी ब्लॉक भी और एफ ब्लॉक। तो सर उसके बाद आप देखेंगे इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? तो सर इनको ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं कि देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये इतनी अच्छी मेटल्स नहीं है जितनी एस ब्लॉक में मेटल अच्छी हैं, रिएक्टिव है, उतनी अच्छी मेटल्स नहीं है ये, और ना ही ये उतनी अच्छी नॉन मेटल है जितनी पी ब्लॉक की नॉन मेटल होती है। यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन या आर इन इंटरमीडिएट बिटवीन द एस ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक नॉन मेटल। तो इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स बोलते होते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल में सिर्फ देखते हैं डी ब्लॉक होता है जो, तो डी ब्लॉक में इसमें हम कहते हैं सीरीज है हमारे पास, जैसे 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज जो है हमारे पास, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये 10 एलिमेंट है स्टूडेंट, ये है हमारी 3D सीरीज। तो 3D सीरीज बात है 4D सीरीज। जो 4D सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम यट्रियम एंड एंड्स एट यहाँ पे आपका आएगा जिंक के नीचे CD कैडमियम। तो यट्रियम से कैडमियम तक ये हमारी होती है 3D के बाद 4D सीरीज। उसके बाद 5D सीरीज। 5D सीरीज जो हमारी स्टार्ट होती है लैंथनम से और एंड होती है यहाँ पे Hg मरकरी पे। इधर नेक्स्ट हमारी 6D सीरीज एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज होती है, डी ब्लॉक में हमने सीरीज बनाई। लेकिन सर यहाँ पे हमारा जो है FSC में जो हमारा चैप्टर 18 है, तो हमारे सिलेबस में जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा 3D सीरीज पे। यानी ये हमने 3D सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ये हमारी 3D सीरीज है, तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। तो सर उसके बाद आपको बता रहे हैं आपके इंट्रोडक्शन में कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना, ट्रांजिशन मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, और ट्रांजिशन मेटल जो कलर्ड कंपाउंड्स बनाती है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। उसके बाद स्टूडेंट जो जिक्र है इंट्रोडक्शन में वो है 2 चीजों का। एक तो आपके पास आयरन जो है स्टूडेंट, आयरन जो है आपकी बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन से बहुत ही फेमस आपकी ये ट्रांजिशन मेटल है, जिसको हम बहुत ही पुराने ज़मानों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट टूल्स बनाने में, और आयरन को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टील में, और स्टील के प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं। इधर आयरन को हम स्टील में कन्वर्ट करके डिफरेंट हमारे व्हीकल्स बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल। तो हमारी डेली लाइफ में आप देखते हैं आयरन, हर जगह पे आयरन यूज़ हो रहा है घरों में, और बहुत बहुत जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथफुल चीज़ें बनाने में हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट जो जिक्र है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमारे, तो वो जिक्र करें इनका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो होता है कॉपर Cu, Ag सिल्वर और Au गोल्ड, ये तीन जो है ना इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स। तो इसमें ये कॉइनेज मेटल्स है ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो है बेसिकली एक है वेल्थ और प्रेस्टीज की रिप्रेजेंटेशन माने जाती हैं ये तीन मेटल्स जिनके पास हो। तो तीनों जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं। मजीद हम इन ट्रांजिशन मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन्स बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बहुत ही आला क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुन जिक्र है यहाँ पे। उसके बाद ये 3D सीरीज है, इस पर हमने फोकस करना है। तो उसमें 3D सीरीज में ना जो है ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम और जिंक, दे आर नॉट प्योरली ट्रांजिशन मेटल। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं मानी जाती अकॉर्डिंग टू आवर दिस डेफिनेशन। तो हमने जो 3D सीरीज में देखनी है वो टाइटेनियम से कॉपर तक, तो टाइटेनियम टू कॉपर, तो ये हमारी 3D सीरीज में जो है ट्रांजिशन मेटल्स है। तो ये स्कैंडियम और जिंक को हम क्यों नहीं मानते ट्रांजिशन मेटल्स, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आफ्टर स्टडी ऑफ डेफिनेशन एंड आफ्टर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम देखेंगे इन तब, तो साथ में हम डिस्कस कर लेंगे वाई स्कैंडियम एंड टाइटेनियम कॉपर, वाई स्कैंडियम एंड जिंक आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये सारी बातें जो थी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ट्रांजिशन मेटल्स का कि क्या होती हैं, और साथ में हमने देखा कि आयरन और कॉइनेज मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये ट्रांजिशन मेटल्स है ना, इनमें जो मोस्ट कॉमन है वो डी ब्लॉक की ज़्यादा है। डी ब्लॉक जो है वो ज़्यादा मौजूद है कॉमनली, और एफ ब्लॉक के जो है कम होते हैं। और एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड है, ये तो है रेडियो एक्टिव और बहुत ही रेयर है एक्टिनाइड्स। तो उसके बाद जो डी ब्लॉक है ना, उसमें से भी जो हमारी नेचर में जो मोस्ट कॉमनली है वो 3D सीरीज है स्टूडेंट। 3D स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन। तो ये स्टूडेंट हो गया। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, डेफिनेशन सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, तो एलिमेंट्स विच हैव पार्शियल फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स, ऐसे एलिमेंट जिनके पास क्या हो, जिनके पास पार्शियल फील्ड डी या एफ ऑर्बिटल्स हो in their stable oxygen state, in their stable oxygen state। तो कोई भी एलिमेंट है अगर उसके पास स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में d और f ऑर्बिटल्स मौजूद है, पार्शियल फील्ड, तो पार्शियल फील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास क्या हो, पार्शियल फील्ड d या f ऑर्बिटल्स हो, फुली फील्ड नहीं। तो सर ऑर्बिटल्स फुली फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, पार्शियल फील्ड होते हैं। तो जो पार्शियल फील्ड या हाफ फील्ड हो, दो चीजें, तो दो एलिमेंट्स विच है पार्शियल फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स in their stable oxygen state, in their stable oxygen state are called transition metals। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट का मतलब ये होता है जैसे जिंक है। अब जिंक जो है एक ही Zn+2 की फॉर्म में मौजूद है जिंक। तो जिंक हमारे नेचर में Zn+2 की फॉर्म में मौजूद है। तो ये इसकी क्या है, जिंक की Zn+2 इसकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है। तो इसी तरह से जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है ना किसी भी एलिमेंट की, अगर उसमें पार्शियल फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं तो फिर वो ट्रांजिशन मेटल होगा। पार्शियल फील्ड भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हाफ फील्ड, फुली फील्ड नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीटली फील्ड है, अगर आपके पास डी या एफ सब शेल फुली फील्ड है किसी भी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में या जितने भी ऑक्सीजन स्टेट हैं उस एलिमेंट की, तो फिर वो ट्रांजिशन मेटल नहीं हो। तो ट्रांजिशन मेटल के लिए शर्तें लाजमी हैं, ये दो शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन पे हमने देखना है कौन पूरा उतरता है और कौन पूरा नहीं उतरता होता। तो उसके लिए हम देखते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। तो सही हमारा 3D सीरीज है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ये हमने 8 हैं, इनको आपने याद करना है, इनके नाम याद करें,
इनके एटॉमिक नंबर भी आपने अच्छे से याद करना है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये 8 आपने याद कर देने हैं। तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, टीवी चैनल मांगे, टीवी चैनल मांगे। आयरन, आयरन का इधर को नई कॉपर, इधर को नई कॉपर। टीवी चैनल मांगे, टीवी चैनल मांगे। इधर आयरन को इधर को नई कॉपर। टीवी चैनल मांगे, इधर को नई कॉपर। यानी कॉपर को बच्चा है, वो टीवी चैनल मांग रहा है, तो हम उसे कह रहे हैं नहीं इधर को नहीं आना, ठीक है, इधर से चले जाओ, यहाँ कोई टीवी शीवी नहीं है। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब इसके हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखिए टाइटेनियम के पास 22 है, 22 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आर्गॉन लिख दिया मैंने। आर्गॉन लिखने का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे बांटेंगे हम टाइटेनियम में जैसे आर्गॉन में हम बांटते हैं। आर्गॉन में कैसे बांटते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 18 होती है आर्गॉन का, 18 एटॉमिक नंबर। तो 18 तो आर्गॉन के तरफ बांटते हैं। अब आपके बच के 4 टाइटेनियम में। तो उसमें होता क्या है, 4s है और 3d है। अब 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में बांटेंगे और 4s जब भर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो 3d में बांटेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू आहबा प्रिंसिपल। आहबा प्रिंसिपल में ये कहता है स्टूडेंट्स के पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में बांटेंगे और फिर उससे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में हम बांटेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो देखेंगे अब टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 आ जाएंगे 4s में, तो 1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे और 1 यहाँ। ये 3d के इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो आप इन्हें कह सकते हो 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² -y² और 3dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल है। 3d सब शेल है, उसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो फिर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 3dxy में और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 3dyz में, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल कहता है जब आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो, यानी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, तो जब आपका डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन पहले बांटते हैं विद द सेम स्पिन, और अगर और इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बांटते हैं विद अपोजिट स्पिन। अब 2 4 बचे थे, 18 तो आ गया आर्गॉन में, टाइटेनियम 22 है, तो 2 तो आ गए 4s में, 4s को पहले भरना है, इसकी एनर्जी कम है, 2 बचे। अब 2 जो बचे दोनों को हम 3dxy में नहीं रख सकते, तो हुंड्स रूल क्या कहता है, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ये हमारा हुंड्स रूल को हमने फॉलो किया। तो ये है थी टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के पास क्या है, टाइटेनियम के पास 2 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी टाइटेनियम की हमने क्या लिखी है, ये टाइटेनियम की हमने ऑक्सीजन स्टेट लिखी है। कौन सी ऑक्सीजन स्टेट लिखी है टाइटेनियम की, हमने यानी एटॉमिक फॉर्म में लिखी है ऑक्सीजन स्टेट। एटॉमिक फॉर्म मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 0 मतलब ये जो हमने लिखी है ना, ये m0 कह सकते हैं इसको, जनरल में कहूँ तो m0, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, किसी भी कैटायन के फॉर्म में नहीं है। ठीक, तो मैटर्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो इन पे ऑक्सीजन स्टेट होती है, इनकी +2 भी होती है +3 भी, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, ये हम इनकी एटॉमिक फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं। न्यूट्रल कैसे पता लगा, देखो 22 इलेक्ट्रॉन है, हमने 22 के 22 बांट दिए। अगर कोई कैटायनिक फॉर्म में लिखता तो फिर इलेक्ट्रॉन कम होते ना, अगर लूज किया था। तो बात ये है, इसके बाद 2 आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट है वेनेडियम। तो वेनेडियम का 23 है एटॉमिक नंबर, तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन में आ गए, 5 बच गए, तो 2 आ जाएंगे आपके पास 4s में और 3 यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए मैं रेड बॉक्स में इसको बंद कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमियम। तो सर क्रोमियम जो है ना, ये आहबा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्रोमियम और यहाँ पे कॉपर, इन दोनों को मैं रेड बॉक्स में बंद कर देता हूँ। क्रोमियम और ये कॉपर जो है, दे डू नॉट ओबे आहबा प्रिंसिपल। आहबा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। कैसे देखते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो 18 आर्गॉन में आ गए, 6 बच गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 2 3 4 5 6। तो उसमें कॉमन सेंस तो कहते हैं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होता? देखिए अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाए, यहाँ पे जंप करके यहाँ पे आ जाए, तो अब इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि अब ये जो आपका 3D है ना, 3D आपका सब शेल है, ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड हो गया तो इससे क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्रोमियम को स्टेबिलिटी देने के लिए, क्रोमियम को स्टेबलाइज करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है? 3D में। तो इससे 3D सबसे हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। अगर ये वहीं रहता तो क्या था फिर? वहीं रहता तो फिर ये आपका पार्शियल फील्ड होता क्रोम। तो हम इसमें देखें आल्फा प्रिंसिपल कैसे फॉलो नहीं हुआ। आल्फा प्रिंसिपल कहता है कि पहले 4s को भरना है, 4s भरेगा तो 3D में जाने थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4s तो अभी भरा नहीं, 4s मतलब 1 है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3D में चला गया। तो ये फिर आपकी आल्फा प्रिंसिपल की मुनाफी है। तो नेक्स्ट चलते हैं मैंगनीज। मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गॉन में 18 आ गए, बाकी 7 बच गए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसके बाद देखिए मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर मौजूद है 4s में। नेक्स्ट चलते हैं आयरन। आयरन जो है इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 आर्गॉन में आ गए, बाकी बच गए 8। तो कैसे आएंगे? 1 2 3 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 6 7 और ये 8। तो ये हॉर्न्स रूल है। हॉर्न्स रूल्स के थ्रू हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन बांटा विद द सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन एक और बच गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बांटा विद द अपोजिट स्पिन। तो ये आयरन हो गया। आयरन के बाद नेक्स्ट चलता है कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद 27 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 तो आ गया आर्गॉन में, बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए हमारे पास 9। तो 9 को यहाँ पे बांटे, 2 आ गए 4s में, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये हमारे पास हो गए कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद स्टूडेंट निकल। निकल के बाद 28 है इलेक्ट्रॉन, 18 आर्गॉन में आ गए, बाकी कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बांटेंगे? पहले 4s भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये निकल हो गया। उसके बाद उसमें कॉपर आ गया, कॉपर 29। अब जो कॉपर 29 है स्टूडेंट, कॉपर 29 है, तो अब इसमें ये भी आपका आल्फा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आ गए आर्गॉन में, बाकी बच के 11। तो 11 में होगा क्या? कॉमन सेंस कहती है 2 इधर, बाकी 9 इधर। अब यूं है, लेकिन होता है क्या? होता ये है कि देखिए इस टाइम ये कॉपर क्या है? पार्शियल फील्ड है, 9 इलेक्ट्रॉन है 3D में, तो 9 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये आपका पार्शियल फील्ड है। तो इसको पार्शियल फील्ड को फुली फील्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो सर ये आपके पास हो गया कॉपर। अब सर हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है, जो हमने कहा है ना कि कौन है ट्रांजिशन मेटल जिसका पार्शियल फील्ड D या पार्शियल फील्ड F ऑर्बिटल्स हो किसी भी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में, वही होती है ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं। सो ये देखिए, ये हमने लिखी है इनकी जो है ना, ये हमने इनकी लिखी है एटॉमिक फॉर्म में, या एटॉमिक फॉर्म में हमने इनकी लिखी है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। तो अब ये तो है एटॉमिक। अब इनके ऑक्सीजन स्टेट यानी इनको हम देखते हैं कैटायनिक फॉर्म में। तो कैटायनिक फॉर्म में तो टाइटेनियम है, टाइटेनियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक हो गया। अब टाइटेनियम जब मोस्टली टाइटेनियम +2 की फॉर्म में होता है, तो टाइटेनियम +2 की फॉर्म में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टाइटेनियम +2। तो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन M2 की फॉर्म में देखूं, M2 मतलब अगर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो टाइटेनियम जो टाइटेनियम +2 बनेगा तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। अच्छा 4s में इलेक्ट्रॉन आते ही पहले और 4s में से इलेक्ट्रॉन जाते ही पहले, अगर मैं कहूँ टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो ये आपका टाइटेनियम +2 बने। तो टाइटेनियम +2 के फॉर्म में भी उसके पास क्या होंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर किसी भी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, टाइटेनियम +2 क्या है? स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है टाइटेनियम की।
तो कोई भी एलिमेंट अगर उसकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट की फॉर्म में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बनेगी, तो उस हालत में अगर उसके पास पार्शियल फिल्ड डी सब शेल हो या एफ सब शेल हो या हाफ फील्ड डी या एफ सब शेल हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो देखें ये दो फर्स्ट के लूज हो गए, अगर दो लूज हो गए तो M+2 की फॉर्म में आ गया टाइटेनियम, फिर भी उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगी अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। इधर से वैनेडियम है, तो वैनेडियम में वैनेडियम+2 उसकी एक स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, फिर उसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर क्रोमियम है, क्रोमियम जो है +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, तो देखें इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो फिर भी उसका 4 अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इस तरह ये भी पूरा होता है डेफिनेशन पे, ये भी ये आपके सारे जो है ये डेफिनेशन पूरा उतरेंगे। ये एटॉमिक फॉर्म में है और इनकी हम स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट्स लिखेंगे तो फिर भी ये डेफिनेशन को पूरा करेंगे, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़्यादातर जो मोस्ट ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है ना स्टूडेंट इन ट्रांजिशन मेटल्स की 3D सीरीज की, वो होती है +2। +2 इनकी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट मानी जाती है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है, वो क्या है, देखिए कॉपर है, कॉपर का तो ये देखिए भरा पड़ा 3D तो आपका फुली फील्ड है, तो ये कैसे ये ट्रांजिशन मेटल है। तो स्टूडेंट ये जो है ना कॉपर, ये तो आपके एटॉमिक फॉर्म में ना न्यूट्रल फॉर्म में है, तो कॉपर जो है ज्यादातर किस फॉर्म में होता है, कॉपर +2 की फॉर्म। तो कॉपर +2 की फॉर्म में होता है, तो कॉपर जो कॉपर +2 की फॉर्म में होगा ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो फिर यहाँ पे 3D में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 3D में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल फील्ड डी सब। तो कॉपर जो है कॉपर +2 की फॉर्म में भी होता है, कॉपर +1 की फॉर्म में भी होता है। तो ये कॉपर बेसिकली है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी, तो ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि भाई ये 8 को ही हमने कहा ट्रांजिशन मेटल्स है, टाइटेनियम टू कॉपर, ये डेफिनेशन पूरा कर रही है। इनके पास जो है होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इनके पास पार्शियल फील्ड डी सब शेल होगा इन देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, स्कैंडियम क्यों नहीं है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है जी, वाई स्कैंडियम एंड जिंक आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं मानते, स्कैंडियम और जिंक को। उसमें बताते हैं अभी आपको। देखिए स्कैंडियम और जिंक, पहली बात जिंक की है। अब जिंक जो है जिंक का कितना 30 है, जिंक का कितना होता है 30 होता है एटॉमिक नंबर। तो आर्गॉन में कितने आ गए 18, उसके बाद ये आपका 3D, जिंक में 3D पूरा भरा पड़ा है और 4s भी भरा। ये है जिंक के सिचुएशन। जिंक के बाद 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गॉन 18, उसके बाद 10 3D में और 2 4s में, तो 4s भी भरा पड़ा है और 3D भरा पड़ा है। और जिंक जो है ना, जिंक जो है Zn+2 की फॉर्म में होता है, जिंक जो है Zn+2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब इसे Zn+2 अगर बनाएं, जिंक है ये न्यूट्रल है, एटॉमिक है, तो Zn+2 बनाएंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, लूज। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, फिर भी 3D फुली फील्ड है, पार्शियल फील्ड नहीं है। इसलिए हम जिंक को कहते हैं जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। इधर स्कैंडियम को क्यों नहीं कहते जी, अब स्कैंडियम को इसलिए नहीं कहते, स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम के पास होते हैं जी 21 इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी स्कैंडियम के 18 इलेक्ट्रॉन तो आगे आर्गॉन में, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो स्कैंडियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ जाते हैं 4s में और 1 आता है 3D में। ये तो स्कैंडियम है ना आपकी एटॉमिक फॉर्म में। तो एटॉमिक फॉर्म में अगर स्कैंडियम है तो इसके 3D में एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड, यानी एटॉमिक फॉर्म में अगर स्कैंडियम है तो एटॉमिक फॉर्म में जो स्कैंडियम है उसके पास पार्शियली फील्ड डी सब शेल होता है एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक एटॉमिक फॉर्म में देखनी हमने मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट देखनी। तो स्कैंडियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है +3। तो स्कैंडियम +3 की फॉर्म में होता है। तो +3 का मतलब स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, स्कैंडियम के पास 3 लूज हो गए, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 लूज हो गए तो कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो फिर स्कैंडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, आर्गॉन जितने। तो ये स्कैंडियम +3 की फॉर्म में होता है।
तो स्कैंडियम प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल आर्गॉन जैसी होती है। तो दैट्स वाई अगर स्कैंडियम प्लस 3 की बिल्कुल आर्गॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो फिर तो भी आर्गॉन के पास कौन सा है, कोई उसके पास पार्शियल फिर डी सब शेल नहीं है, तो फिर वो स्कैंडियम प्लस 3 की फॉर्म में इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। तो इस वजह से हम कह सकते हैं स्कैंडियम एंड जिंक आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये स्टूडेंट हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आपने बहुत अच्छे से देखनी है। ये एटॉमिक फॉर्म में है और आप इसको M+2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, M+3 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। M+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, M+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से लूज कर दो। तो आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है वहां पे M+2 और M+3 की फॉर्म में लिखी हुई है। M+2 में क्या होगा, M+2 में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये 2 निकल गए, M+2 ये निकल गए, तो ये 2 निकल गए, ये 2 निकल गए, ये और यहाँ से ये निकल गया और ये निकल गया और यहाँ से ये और एक ये वाला निकल। तो ये क्या बन गई, M+2 की फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक। तो आप देखिए M+2 की फॉर्म में अगर इनको आप देखें जो क्रॉस किए मैंने, फर्स्ट करें इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो सबके पास क्या है, सब जो बन जाएंगे सबके पास पार्शियली फिल्ड डी सब शेल होगा। तो ये सारी क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन मेटल। इधर M+3 की फॉर्म में लिखी हुई है हमारी बुक में, टेबल्स बना हुआ है जो, तो उसमें क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकल गया, ये निकल गया तीसरा, यहाँ पे ये निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगी, M3 की फॉर्म में। तो ये आपके थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि ट्रांजिशन मेटल असल में है क्या, कहाँ पे मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, और 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आपको बताने में कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन है कौन नहीं। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसे अच्छे से देखें, तैयार करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।